हेलो एवरीवन, हम कवर कर रहे हैं लुसेंट हिस्ट्री को लाइन बाय लाइन बहुत डिटेल से। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में कवर किए थे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, जिसमें हमने दो वंश के बारे में अच्छे से पढ़ा था। पहला था गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बाद हमने कंप्लीट किया था गढ़वाल यानी कि राठौर राजवंश। अब हम आज इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एक अगले वंश के बारे में, जिसका नाम है चाहमान या फिर आप कह सकते हैं चौहान वंश। ओके, तो इस लाइन में जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो सब हम आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस लाइन से, इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों, जो सबसे पहला लाइन है वो ये है कि चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो चौहान वंश है ये आया कब था, इसका भारत में जो लोकेशन है वो किस एरिया में था। तो दोस्तों, ये जो भारत में आया था चौहान वंश, वो आया था 7वीं शताब्दी में। कब आया था ये? 7वीं शताब्दी में। और इसका जो लोकेशन था भारत में, जब आप इस मैप में देखोगे तो ये इस साइड एरिया में ये आया था चौहान वंश। ओके, भारत के नक्शे पे आप इसको लोकेट कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, संस्थापक कौन थे इसके। तो संस्थापक थे दोस्तों वासुदेव। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि चौहान वंश के संस्थापक कौन है, तो हो सकता है कि आप नाम में सोचोगे कि कौन सा चौहान लिखा हुआ है, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, चौहान वंश है लेकिन इनके नाम में पीछे चौहान नहीं लिखा हुआ है, बट यही इसके संस्थापक है। क्या नाम है इनका? नाम है वासुदेव। तो ये भूलना नहीं है, ये बार बार इंपॉर्टेंट आता क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो वंश है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वंश है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो आगे बढ़िए। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? अहिछत्र थी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी भी चौहान वंश की कहाँ पे थी? अहिछत्र में थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़िए। बाद में अजय राज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। ये भी लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चौहान वंश की जो राजधानी थी वो अजमेर किसके द्वारा स्थानांतरित की गई थी। तो किसके द्वारा ले गई थी राजधानी? कहाँ पे? अजमेर में। वो थे दोस्तों अजय राज द्वितीय। बार बार क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, तो ध्यान देना है कि चौहान वंश की जो राजधानी थी वो अजमेर में किसके द्वारा लेकर गई थी? वो थे अजय राज द्वितीय। ओके, पहले कहाँ थी? अहिछत्र में। तो ध्यान देना है कि आपके एग्जाम में पूछ क्या रहा है। अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी कौन है, तो उसका उत्तर होगा अहिछत्र। और वहीं अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि चौहान वंश की जो राजधानी थी बाद में कहाँ पे स्थापित हुई थी, तो वो हुई थी अजमेर में। तो ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है। एक और तरह का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो अजमेर नगर है उसकी स्थापना किस वंश के शासक ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे हिडन क्वेश्चन एग्जाम में बन के आते हैं और आप सोचते हो कि क्वेश्चन कहाँ से बन गया। अगर एग्जाम में सीधे ये पूछ दे कि अजमेर नगर की स्थापना किस वंश ने की थी, तो चौहान वंश ने। और अगर राजा पूछ दे कि अजमेर नगर की स्थापना किस राजा ने की थी, तो अजय राज द्वितीय ने। तो आप देख रहे हो, यहाँ से घुमा फिरा के कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि रीड बिटवीन दी लाइन। लाइनों को बीच से पढ़ करके आप समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो फिर आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। ओके, आगे बढ़िए। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अड़ोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ। ओके, अगला बात क्या कह रहा है कि इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? अड़ोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। बस ये जानना है कि ये इनके पुत्र हैं। यहाँ से कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ओके, आप इसको ऐसे पढ़ो, आप छोड़ दो, आगे बढ़ो। जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हो गया। अगर आप एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि जो हरिकेली नामक जो संस्कृत नाटक है, इसके लेखक या फिर इसके रचनाकार कौन है। तो कौन है दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव। इनके द्वारा इसका रचना किया गया है। क्या नाम है इसका? हरिकेली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। तो हरिकेली नाटक किसने लिखा है? विग्रहराज चतुर्थ ने। ओके, आगे बढ़िए। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राज कवि थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बार बार क्वेश्चन बन के आता रहता है कि कौन से राज कवि किसके दरबार में रहते थे। तो यहाँ पे किसका नाम दिया हुआ है? सोमदेव का। तो सोमदेव किसके दरबार में राज कवि थे? तो विग्रहराज चतुर्थ के। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी लाइन ध्यान देना है। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा है। तो इंपॉर्टेंट है, ये राज कवि रहे हैं, तो इनके द्वारा एक नाटक लिखा गया है जिसका नाम था ललित विग्रहराज। अगर एग्जाम में पूछे कि ललित विग्रहराज किसके द्वारा लिखा गया है, तो सोमदेव। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ललित विग्रहराज किसने लिखा है? सोमदेव ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
आगे बढ़िए, आगे क्या लिखा हुआ है दोस्तों। ये जो अगला लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा बातचीत होता है, लेकिन हमें उन सबसे परे हट करके साइड होकर के देखना है कि हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो अगला लाइन है वो ये है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक जो मस्जिद है शुरू में विग्रह राज द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। आपको ध्यान देना है कि ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये प्रेजेंट टाइम में है कहाँ पे, तो ये है दोस्तों आरजे यानी कि राजस्थान में है। ओके, ये शुरुआत में क्या था, एक विद्यालय जो कि एक संस्कृत विद्यालय था। कौन सा विद्यालय था, ये संस्कृत विद्यालय था, जिसको किसने बनवाया था, विग्रह राज चतुर्थ ने। आपको ध्यान देना है कि अगर ये पूछे कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था तो विग्रह राज फोर्थ ने। ओके, जो कि शुरू में एक विद्यालय था संस्कृत। दोस्तों एग्जाम में कई बार ये भी पूछा है कि जो अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये पहले क्या था। ओके, अस्पताल था, मस्जिद था, या फिर बैठ करके बातचीत करने वाला वो एक एरिया था, जगह था। तो ऐसे क्वेश्चन बनकर के आए हैं। तो आपको ध्यान देना है कि जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है जो आज के समय में एक मस्जिद जाना जा रहा है, पहले ये एक विद्यालय था, संस्कृत विद्यालय, जिसको बनवाए थे विग्रह राज चतुर्थ ने। ओके, लेकिन ये मस्जिद कैसे बना, जब हमारे भारत में शुरू होता है मध्यकालीन भारत, तो हमारे भारत में आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, और इस जो विद्यालय है इसको तोड़ करके क्या बनाते हैं, इसको एक मस्जिद का नाम दे देते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ओके, तो ऐसे इसका नाम पड़ता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अब मस्जिद बन जाता है। किसके द्वारा बनाया गया था इसको मस्जिद, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। उसने इसको विद्यालय को तोड़ करके मस्जिद बनाया था यहाँ पे। ओके, आगे बढ़िए। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। दोस्तों जो शुरुआत में होते हैं संस्थापक और जो अंतिम में होते हैं ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये जो चौहान वंश है इसके जो अंतिम राजा है वो कौन है, पृथ्वीराज तृतीय। ये वही है तृतीय जिनके बारे में हम लोग बहुत बड़े बड़े वीर गाथाएं सुने हैं, पृथ्वीराज चौहान, उन्हीं को हम लोग कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय। ये इनका असली नाम है और पृथ्वीराज चौहान सब लोग इनको जानते हैं। ओके, ये इस वंश के अंतिम शासक रहे हैं। आगे बढ़िए। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राज कवि था जिसकी रचना पृथ्वीराज राजसो है। ओके, तो इंपॉर्टेंट है चंद्रवरदायी, ये किसके राज कवि है दोस्तों, पृथ्वीराज तृतीय यानी कि पृथ्वीराज चौहान के। क्या नाम है इनका, चंद्रवरदायी, जो एक कथा लिखे हैं, रचना लिखे हैं, बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो। ये हर एक एग्जाम में कईयों बार पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। तो आपको ध्यान देना है कि पृथ्वीराज रासो जो है रचना ये किसका है, चंद्रवरदायी का, जो कि राजकवि है किसके, पृथ्वीराज चौहान के। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे देखिए। रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर जो है पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में ये पूछे कि रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था, ऑप्शन में आपके पृथ्वीराज तृतीय न हो दे करके अगर ये दे दे पृथ्वीराज चौहान, तो वही ऑप्शन सही होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सही निगाहों से एक बार इसको देख सकते हो। आगे बढ़िए। बहुत ही फेमस युद्ध भारत का, क्या नाम है इसका, तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि कब हुआ था, 1191 में। दोस्तों ये जो ईयर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन ये बन जाता है कि तराइन का जो पहला युद्ध है वो किस सन में हुआ है। तो आपको जो ईयर है ये याद रखना है, 1191 तराइन का पहला युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय ने किसको हराया था, गौरी को। बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को इस युद्ध में दौड़ा करके मारा था। और ऐसा नहीं कि बस कुछ दूरी, कहा जाता है कि 80 मील तक इसकी सेना को दौड़ा करके मारा था पृथ्वीराज चौहान ने। अगर आप 80 मील को कन्वर्ट करोगे किलोमीटर में तो ये लगभग आएगा 128 किलोमीटर तक। तो जस्ट इमेजिन कि इतनी दूरी तक चौहान सेना ने गौरी को मार करके भगाया था। ओके, तो ये है तराइन का पहला युद्ध, जो कि कब हुआ था, 1191 में। किसके बीच में हुआ था, पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज तृतीय और गौरी के बीच में। ओके दोस्तों, इस युद्ध के बाद एक और युद्ध होता है तराइन का, जो कि उसका दूसरा युद्ध कहा जाता है। ओके, तो ये जो तराइन का दूसरा युद्ध है ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है ईयर भी। तो जस्ट एक साल बाद ही 1192 में होता है तराइन का दूसरा युद्ध, और इसमें जो है रिजल्ट वो चेंज हो जाता है। इसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो हार जाती है, और यहीं पे हमारे लुसेंट में जो चौहान वंश है यहीं पे खत्म हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया चौहान वंश को। ओके, चलिए अब चलते हैं अगले वंश पे, जो कि है परमार वंश। दोस्तों ये भी वंश हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। ओके, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों ये जो परमार वंश है इसके बारे में जो आपको लोकेशन पता होना चाहिए वो ये है कि जब आप भारत के मैप में देखोगे इसका भी लोकेशन यहाँ पे था, जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में कौन सा क्षेत्र है, मालवा का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र, वहीं पे ये उभरा था परमार वंश। ओके, ईयर कौन सा था, किस टाइम में ये उभरा था, 9वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक यहाँ पे शासन रहा है परमार वंश का। ओके दोस्तों, ये जो परमार वंश है शुरुआत में ये सामंत थे, किस राजवंश के, राष्ट्रकूटों के। जो राष्ट्रकूट वंश था उसके ये क्या थे, सामंत थे। चलिए, परमार वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, उपेंद्र राज है। बहुत ही हटके नाम है, थोड़ा सा अलग नाम है, इसलिए आपको ये चीज ध्यान देना है कि जो परमार वंश है इसके संस्थापक कौन है, वो है उपेंद्र राज। ओके, ध्यान दीजिएगा, क्या नाम है, उपेंद्र राज। आगे बढ़िए, इसकी राजधानी धारा नगरी थी। दोस्तों धारा नगरी को ही कभी कभी आप सिर्फ धार नामक रूप में देख सकते हो, तो अगर आपके ऑप्शन में सिर्फ धार लिखा रहे तो आप समझ जाओ कि ये धारा नगरी की बात हो रही है। और अगर आपके एग्जाम में ये पूछे कि परमार वंश की राजधानी कौन है, तो सिंपली अगर पूछे कि कौन है तो धारा नगरी या फिर धार होगा। और अगर वहीं पे ये पूछ दे कि प्राचीन राजधानी कौन है, पुरानी राजधानी कौन है, तो वो होगा उज्जैन। तो ये बेसिक सा अंतर है, आपको ध्यान देना है कि पूछ क्या रहा है, पुरानी राजधानी या फिर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली पूछ रहा है कि राजधानी कौन सी थी। तो अंतर दोनों में पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़िए। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। ओके, ये इतना लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़िए। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। तो दोस्तों इनके नाम में ही है भोज, और यहाँ पे भोजपुर नामक झील पूछेगा भी तो आप ऑप्शन पे इजिली पहुंच जाओगे, तो आपको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा। लेकिन ये जो झील है कहाँ पे है, भोपाल में है, और भोपाल कहाँ पे है, ये है मध्य प्रदेश में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भोजपुर नामक झील जो है वो किस राज्य में है, तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। आप ऐसे क्वेश्चन को पिक कर सकते हो। आगे बढ़िए, अगला लाइन क्या कह रहा है, नसधीय चरित्र के लेखक श्री हर्ष व प्रबंध चिंतामणि के लेखक मेरु तुंग थे। दोस्तों ये जो दो लेखक हैं और दो इनकी जो रचना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। सिंगल क्वेश्चन बन के आ सकता है कि नसधीय चरित्र के लेखक कौन है, तो श्री हर्ष हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे बढ़िए, आगे क्या है, ये प्रबंध चिंतामणि, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक कौन है, मेरु तुंग। दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंस आप इसको दे सकते हो। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है और ये कुछ एग्जामों में पूछा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, प्रबंध चिंतामणि, जिसके लेखक है मेरु तुंग। उसके बाद दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंस आप दे सकते हो नसधीय चरित्र को, जिसके लेखक है श्री हर्ष। ओके, ये पूरा लाइन इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे हैं। भोजकृत युक्ति कल्पत्रु में वस्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो राजा भोज है वो निपुण है किन किन चीजों में, चिकित्सा में, गणित में और व्याकरण में, ये इन सब में ये निपुण है। और इन्होंने एक कृत मतलब एक रचना की है जिसका नाम है युक्ति कल्पत्रु। क्या नाम है उसका, युक्ति कल्पत्रु। ये किसके द्वारा लिखा गया है, राजा भोज जी के द्वारा। ओके, जिसमें वास्तुशास्त्र के साथ साथ क्या है, विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों के बारे में बताया गया है कि हमें उसको यूज कैसे करना है। तो इतना लाइन पढ़ने के बाद आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो युक्ति कल्पत्रु है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो कौन लिखे हैं इसको, राजा भोज। इतने पूरे लाइन से आपको बस यही क्वेश्चन पिक करना है कि युक्ति कल्पत्रु इसने लिखा है, राजा भोज ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़िए, आगे क्या कह रहा है, नव सहसा चरित्र के लेखक पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान जो है वो वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। ओके, यहाँ पर भी दो रचना की बात हो रही है और दो रचयिता की बात हो रही है जो कि इंपॉर्टेंट है। एक जो रचयिता है पद्मगुप्त जी, इनके द्वारा क्या लिखा गया है, नव सहसा चरित्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नव सहसा चरित्र किसने लिखा है, पद्मगुप्त ने, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, दूसरा है 10 रूपक, किसने लिखा है इसको, धनंजय ने। तो ये दोनों जो रचयिता है ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फिर बात हो रही है वाक्यपति की, इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान रहते थे। एक थे धनिक, दूसरे थे हलायुद्ध और तीसरे थे अमित गति। ये सब इनके दरबार में रहते थे। तो आप इसको चाहो तो छोड़ सकते हो,
ये आप छोड़ सकते हो, लेकिन ये जो दोनों रचना है और इसके जो रचयिता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़िए। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज। दोस्तों अगर एग्जाम में ये पूछे कि किस राजा को कविराज कहा जाता था, ओके, आपको ध्यान देना है कि जब ये क्वेश्चन बन के आएगा तो आपको ये भी जरूर पूछेगा कि किस वंश की बात हो रही है। तो अगर ये पूछे कि परमार वंश में किस राजा को कविराज की उपाधि दी गई थी, तो राजा भोज को। ओके, क्यों? क्योंकि हमने ऊपर देख ही लिया कि इनको क्या क्या चीज का ज्ञान है, इनको चिकित्सा, गणित, व्याकरण, इन सब का, वास्तुशास्त्र सबका अच्छे से ज्ञान है, इसलिए इनको उपाधि मिली थी कविराज की। ओके, तो ये है राजा भोज। आगे बढ़िए। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, सरस्वती मंदिर जिसको बनवाया था किसने? राजा भोज ने अपनी राजधानी में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दोस्तों फिर जब ये आता है काल मध्यकालीन भारत का तो ये कन्वर्ट हो जाता है सरस्वती मंदिर। ये कन्वर्ट होकर के किस नाम से ये बन जाता है? ये हो जाता है कमल मौलाना मस्जिद नाम से। क्या था पहले? ये सरस्वती मंदिर जिसको बनवाए थे राजा भोज ने, ये फिर चेंज होकर के क्या बन जाता है? कमल मौलाना मस्जिद। तो ये चीज ध्यान देना है, सरस्वती मंदिर को ही हम लोग आज क्या कहते हैं? कमल मौलाना मस्जिद, जिसको किसने बनवाया था? राजा भोज ने। ओके दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले लाइन पे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक और आपके एक कमेंट से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है कि हम आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाए। ओके, चलिए अगला लाइन क्या है? राजा भोज के शासन काल में धारा नगरी विद्या व विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। ठीक है, हमें पढ़ना है, इसको छोड़ देना है। आगे बढ़िए। इसने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये भी, चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर जिसको किसने बनवाया था? राजा भोज ने, जिन्होंने अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि कौन से मंदिर बनवाए थे? ये सरस्वती मंदिर, जो कि चेंज होकर के क्या हो गया? कमल मौलाना आजाद। ओके, इन्हीं के द्वारा एक और मंदिर बनवाया गया था चित्तौड़ में, जिसका नाम है त्रिभुवन नारायण मंदिर। तो ध्यान देना है कि अगर किसी भी एक मंदिर के बारे में पूछ दे कि किसने बनवाया था परमार वंश में, तो दोस्तों वो होंगे राजा भोज। ओके दोस्तों, आपने बहुत बार एक कहावत सुना होगा, बार बार सुना होगा कि कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। तो दोस्तों जो बात हुई है कहा राजा भोज, वो इसी राजा भोज की बात होती है। ओके, और जो होता है कि कहा गंगू तेली, वो किसी एक आदमी की बात नहीं है, इसमें दो राजाओं की बात हुई है। दोस्तों इनके शासनकाल में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, जिसमें एक साइड में तो ये राजा भोज थे, एक साइड में राजा भोज थे। ओके, और इनके विरुद्ध में दो शासक थे, दो राजा थे। एक थे दोस्तों कलचूरी के राजा थे गंगे। ओके, और इनके साथ दे रहे थे एक और राजा जो थे चालुक्य वंश के। उनका क्या नाम था? तैलंग। ओके, यानी कि राजा भोज के खिलाफ में दो राजा लड़ रहे थे, एक थे कलचूरी के गांगे और एक थे चालुक्य वंश के तैलंग। तो ये दोनों लोग मिल करके भी इनको नहीं हरा सके, ये दोनों लोग हार जाते हैं और राजा भोज जीत जाते हैं। और इसी युद्ध के बाद से ये कहावत सामने आता है कि कहा राजा भोज और कहा ये गंगू और ये तैली। तो यहाँ से ये शुरू होता है और आप आज भी सुनते हो कि कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। गंगू मतलब गांगे और तेली मतलब तैलंग। ओके, तो ये है कहावत। आगे बढ़िए। भोजपुर नगर की जो स्थापना है राजा भोज ने की थी, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अगर आएगा तो आप ऑप्शन से इसको सही कर सकते हो। तो भोजपुर नगर किसने बसाया था? राजा भोज ने। आगे बढ़िए। दोस्तों ये जो अंतिम लाइन है वो ये बता रहा है कि अंततः मालवा पर अधिकार किसने किया, जो कि शुरुआत होता है परमार वंश का, फिर आता है वहाँ पे तोमर वंश और फिर आता है वहाँ पे चाहमान वंश, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। ओके, इन सब के बाद अंततः 1297 ईस्वी में आता है भारत में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, जिसका नाम है नसरत खां और उलुग खां। ये जो दोनों सेनापति हैं अलाउद्दीन खिलजी के, ये 1297 में मालवा पर अधिकार कर लेते हैं और यहाँ से जो राजपूतों का जो वंश है ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। कहाँ पर?
मालवा पर। ओके, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम अच्छे से कवर करने वाले हैं चंदेल वंश को। तो अगर आपको अच्छे से डिटेल से लुसेंट को लाइन बाय लाइन पढ़ना हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।